हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम कक्षा 11वीं बिजनेस स्टडीज की पूरी एमसीक्यू की कहानी को शुरू से लेकर अंत तक समाप्त करने जा रहे हैं। अगर आपको कक्षा 11वीं बिजनेस स्टडीज की किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो टेंशन नको, डिस्क्रिप्शन में हर चैप्टर के नोट्स, वीडियोस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक अवेलेबल है। बट आज की जो वीडियो है वो आज से पहले कभी नहीं हुई। जिस तरीके से हम लेके चल रहे हैं वो भी शायद आज से पहले कभी नहीं हुआ है। आज हम इन टोटल 50 एमसीक्यू आप लोगों के लिए लाए हैं, जिनके अंदर स्टार्टिंग टू एंड हर एक चैप्टर, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किया जा रहा होगा। यहां पर इन बातों का भी ध्यान रखा गया है कि जो आपके एग्जाम में आते हैं जनरल एमसीक्यू, उनको भी टेकन किया गया है। तो भाई, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, उसी चीज को मैं वापस दोहरा रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप पूरे 50 क्वेश्चन देखें। 2 4 6 क्वेश्चन देखने का कोई मतलब नहीं है, वीडियो अभी बंद कर दो। बट अगर पहले क्वेश्चन से शुरू करते हो तो आखिरी 50 क्वेश्चन तक टिके रहना पड़ेगा। साथ साथ में आप जो क्वेश्चन गलत करते हो उस हर एक गलत क्वेश्चन के लिए अपने पास एक पेपर रख लो, जिसमें आप एक टिक लगा लो या क्वेश्चन का नंबर लिख लो, ताकि आपको पता चले कि एट द एंड 50 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। इन सब का पूरा ब्यौरा आपके प्यार भरे लाइक, बेहतरीन से कमेंट के साथ मुझे चाहिए। वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो और चलो शुरू करते हैं 50 क्वेश्चन की कहानी। और मैं बहुत धीरे धीरे नहीं कराऊंगा, मेरे साथ लगातार चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़ेंगे साथ में मिलकर। मिसेस सीमा इज अ टीचर इन अ प्राइमरी स्कूल। शी ऑल्सो टीचेस हर सन एट होम। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी मिसेस सीमा इज परफॉर्मिंग while टीचिंग हर सन। वो स्कूल में पढ़ाती हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते समय वो कौन सी एक्टिविटी कर रही हैं? इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, बिजनेस या नन ऑफ दी अबव। तो भाई सही जवाब है इसका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो घर पे अपने बच्चे को पढ़ा रही है। अगर ये बोलते कि वो स्कूल में क्या कर रही है तो हम बोलते कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो क्वालिटी को इंप्रोवाइज कर, आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। A chartered accountant providing services to his client। एक चार्टेड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। वो क्या कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, बिजनेस या ट्रेड। तो भैया चार्टेड अकाउंटेंट है जो काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रोफेशन, जहां पर एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है ICAI। ये ध्यान रखता है चार्टेड अकाउंटेंट के ऊपर। ठीक है, आप सीए बनेंगे, इसी के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यू नीड टू बी अ मेंबर ऑफ ICAI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन डैश एंड डैश बट नॉट इन डैश। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए एक में, दो में, पर तीसरे में नहीं चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए बिजनेस, प्रोफेशन बट नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, या क्या है आपका आंसर? चलिए, तो सही जवाब है इसका ये। आपको बिजनेस में भी कैपिटल चाहिए, आपको प्रोफेशन में भी कैपिटल चाहिए, आपको एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। कौन सा हो गया? 3 4। हियर यू गो। बिजनेस एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू। हम बिजनेस एक्टिविटी को कैसे क्लासिफाई कर रहे होंगे? ट्रेड एंड कॉमर्स, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एंड ट्रेड, बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। चलिए, तो सही जवाब भाई, बिजनेस एक्टिविटी को इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स में क्लासिफाई किया जाता है। इंडस्ट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्डरी थर्डरी टेरिटरी, एंड कॉमर्स के अंदर आप जानते हैं ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। कहां गया? ये रहा क्वेश्चन क्रमांक 5। क्वालिटी बढ़ा लेना बेटा वीडियो की। दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज and reproduction and development of living organism and plants, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या फिर प्रोडक्टिव। वो एक्टिविटी जो कंसर्न है एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्लियर कट आंसर है इसका। सही जवाब है वो प्राइमरी एक्टिविटी होती है जो कि कंसर्न होती है इन सब चीजों से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की को। अ प्राइवेट कंपनी इज अ वन विच। प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसके अंदर limited by number of member, restrict and transferability of share, prohibits the public to subscribe its security या फिर all of the above।
भाई प्राइवेट कंपनी है, ये सारी की सारी लिमिटेशन इसके अंदर आती ही आती हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। हम पहला चैप्टर समाप्त करके सेकंड चैप्टर की तरफ आ चुके हैं। हे यू गो, कौन सा क्वेश्चन नंबर मैं भूल गया हूं, कौन सा क्वेश्चन था? 6 है ना, ये तुम्हारा 6 था, ठीक है। हे यू गो, मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द 7th वन। Is it okay? Yeah, 7th question. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक लिमिटेड। अभी हमने प्राइवेट लिमिटेड गठन किया है परसों ही अपनी, ठीक है। चलिए, तो मिनिमम नंबर जो कि चाहिए होते हैं अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं, 1 12 7 नो लिमिट, तो भाई मिनिमम जो है वो होती है आपकी 7 लोग कम से कम चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 था और मिनिमम लिमिट भी 7 थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ये रहा। इन अ लिमिटेड पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 पर्सन इज डैश व्हाइल अदर्स आर दिस। ये तो अपन ने बनाई है। एक लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर लाइबिलिटी जो होती है ना वो 1 पर्सन की होती है कितनी, और बाकियों की होती है कितनी? भैया सिंपल सा सवाल है, तो सही जवाब है 1 पर्सन की होती है अनलिमिटेड और बाकी सभी की होती है लिमिटेड। एटलीस्ट 1 पर्सन हैज एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड बाकी सबकी जो होगी वो होगी लिमिटेड लाइबिलिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 था, ये 9 के बारे में बात करते हैं। यू गो, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं अगर आपको नहीं दिखा तो। Satish lost his job during COVID-19 pandemic. Now he wants to start a business of his own in his hometown. ठीक है, Satish has limited finance available with him and he does not want many legal formality to start a business. ठीक है, कौन सा फॉर्म उसके लिए बेहतर रहेगा? चलिए बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। लिमिटेड फाइनेंस है, कौन सा सही रहेगा? सतीश खुद, ओन, जवाब आ गया, यहां से जवाब है आपका। द करेक्ट आंसर इज सोल प्रोप्राइटरशिप। खुद का धंधा शुरू कर लो, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं लगती, किसी प्रकार का कोई भी तामझाम नहीं सेट करना होता। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10, वी आर ऑलरेडी 1/5 ऑफ द वीडियो। द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एज पर लॉ। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग होते हैं। मैं लेफ्ट साइड आ जाऊं, लेफ्ट क्या राइट साइड है, पर मेरे को नहीं दिखेगा, मैं लेफ्टी हूं, ठीक है, मैं ऑलरेडी यहां हूं। कंपनी ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये, ठीक है ना। और पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप, इट्स वेरी इजी। द करेक्ट आंसर इज उसको कंपनी खोलनी पड़ेगी जहां पर लॉ बोलती है कि तुम अलग हो, हम अलग हैं, हम सब अलग अलग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अरे भाई इधर आ जा, लेफ्ट ही हूं मैं। 11। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू 11 गाइस, 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अगर यहां तक हो तो लाइक जरूर कर देना एंड मेरे को ये जरूर बताना, जितने भी लोग अभी यहां तक कंटिन्यू कर रहे हैं, इज इट एन ओके वे ऑफ प्रोसीडिंग? ठीक है, मैं एक बार है ना नेक्स्ट वीडियो में इसका फॉन्ट और बोल्ड कर दूंगा, शायद हमारी टीम से थोड़ा सा, मेरे को लग रहा है कि शायद आपको पढ़ने में थोड़ा सा इशू आ रहा होगा। वैसे तो क्वालिटी अच्छी करोगे तो हो जाएगा, बट अगर आपको स्टिल लगता है तो मुझे बता देना, ठीक है। एक और चीज, इज इट अ गुड वे? मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट करूं, है ना, ये एक एमसीक्यू, अच्छा बताओ बताओ बताओ, चलो 10 सेकंड और नहीं, करो, खत्म करो ना यार, तुम्हारा पेपर है। तो आई थिंक दिस इज अ गुड वे, व्हाट यू थिंक, प्लीज डू लेट मी नो। क्वेश्चन नंबर 11, है यू गो। द गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी जो है ना एक कंपनी होती है, अच्छा, इज एनी कंपनी इन विच द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर नॉट लेस देन। गवर्नमेंट कंपनी हम किसको कहेंगे? जिसके पास कितना प्रतिशत शेयर होने चाहिए गवर्नमेंट के? 49, 51, 50, 25। तो भाई सही जवाब है इसका एटलीस्ट 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट की होल्डिंग के अंदर होने चाहिए, तभी जाके हम उसको गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। मेजॉरिटी गवर्नमेंट की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, अगर क्वेश्चन की सीक्वेंस मेरे हिसाब से 12 ही चल रहा है, कुछ हो ना आगे पीछे देख लेना। सेंट्रलाइज कंट्रोल इन एमएनसी इंप्लाइज कंट्रोल एक्साइज्ड बाय। सेंट्रलाइज कंट्रोल इन एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, इसका मतलब क्या है? ब्रांचेस, सब्सिडीज, हेडक्वार्टर या पार्लियामेंट। मतलब सेंट्रलाइज कंट्रोल है तो मतलब कंट्रोल कहां से आ रहा है? तो भैया इसका कंट्रोल है, सीधी बात, हेडक्वार्टर से आ रहा है। ऑब्वियस सी बात, आप सेकंड चैप्टर पे पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। अब आप थर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 13, पीएसई ऑर्गेनाइजेशन इज ओन्ड बाय। अब फुल फॉर्म मैंने बता दिया तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पीएसई कौन ओन करता है? जॉइंट इन द फैमिली, गवर्नमेंट, फॉरेन कंपनी या प्राइवेट? तो सही जवाब है पीएसई ओन करता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू ओन की जाती हैं, गवर्नमेंट के मालिकाना हक में होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ओह रुको, ज्यादा जल्दी भाग रही है तू। 14, हियर वी गो। रिकंस्ट्रक्शन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पिछली बार आया भी था, कई बच्चों के आया था अलग अलग प्रांतों के अंदर। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इज टेकन बाय। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, छोटा सा एक लाइन आपकी किताब में मिल जाएगा, जो कि सिख
यूनिट्स जो होती है मतलब सरकार की जो डेड स्टॉक्स वाली कंपनीज होती है उनको सुधारती है। ठीक है, जरा बताओ कौन सी होती है, फटाफट बताओ। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, इसमें बहुत सिंपल सा आंसर है। एमओयू तो डॉक्यूमेंट होता है बेटा, एमओयू पे बन जा, ये रहा बीआईएफआर। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशनल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के लिए बनाया जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? बहुत आसान सवाल है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अगर डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? सेल ऑफ सिक्योरिटी टू प्राइवेट, सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स टू प्राइवेट सेक्टर, क्लोजिंग डाउन ऑपरेशन, इन्वेस्टिंग इन न्यू एरियाज, बाइंग शेयर्स ऑफ पीएसई। ठीक है, बहुत आसान है। डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बेसिकली आप सेल कर रहे हैं अपने पब्लिक सेक्टर को, यानी कि आप इक्विटीज को बाजार में बेच रहे हैं, अपनी ओनरशिप राइट को कम कर रहे हैं। ठीक है, वी हैव इन क्वेश्चन 15। 15 क्वेश्चन हो गए। एक बार मैं अपने एडिटर को थोड़ा सा बोल देता हूं भाई, मतलब एडिटर की तरफ से आप लोगों को बोल देता हूं, उसने बहुत मेहनत की, इसको भी देख लो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई नोट चाहिए हो तो। ठीक है, और इधर भी देख लो, थ्योरी चैप्टर अकाउंटेंसी के 5 मिनट्स में हमने करा दिए हैं। ठीक है, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, हमारे एडिटर ने बहुत मेहनत की है इसलिए मैं दिखा रहा हूं, देखो ये लिखा है इसने यहाँ पर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, हियर यू गो। सर्विसेज कैन नॉट बी टच, सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते। दे आर एक्सपेरिमेंटल इन नेचर, ये एक्सपेरिमेंटल होती हैं। ठीक है, वन कैन नॉट टेस्ट अ डॉक्टर ट्रीटमेंट और टच एंटरटेनमेंट, वन कैन ओनली एक्सपीरियंस इट। ये कौन सा पॉइंट है जो नेचर ऑफ सर्विस को बता रहा है? इंटेंजिबल, इनकंसिस्टेंसी लिखा हुआ बेटा है, वाई इसका गिर गया कहीं। ठीक है, इनसेपरेबिलिटी या इन्वेंटरी लेस, तो भाई ऑब्वियसली बात है टच नहीं कर सकते, तो ये इंटेंजिबिलिटी बता रहा है, यू कांट टच इट। क्वेश्चन नंबर 17, हियर यू गो। देयर इज अ बैंक इन इंडिया, भारत के अंदर एक ऐसा बैंक है which supervise control regulate the activity of all commercial बैंक, जो सारे कमर्शियल बैंक की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ गवर्नमेंट बैंकर, सरकार के लिए भी बैंक की तरह काम करता है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट करेंसी भी यही संभालता है और उधार की पॉलिसीज भी यही बनाता है। उस बैंक का नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑब्वियस बात है आरबीआई के नाम से ही वो जाना जाता है। नाम पूछा है उसका, सेंट्रल बैंक कहते हैं वैसे आरबीआई को, बट नाम पूछा है तो हम आरबीआई ही लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, यू गो। पूरा भाई साहब ऊपर निकल गया है, इज इट गॉन? नो, यू कैन स्टिल वॉच इट। नो, देयर इज अ कट। ओके, ओके, देयर इज अ कट। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, यहाँ पर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा ये। ठीक है ना, लेट मी ट्राई टू जस्ट वेट फॉर मिनट। ठीक है, मैं एक सेकंड रुको, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे सरका देता हूँ। भाई टीम वालों, नेक्स्ट टाइम बेटा ध्यान रखना, whoever is looking at my video, प्लीज मेक श्योर कि वीडियो को है ना थोड़ा सा बच्चों के लिए, कैन वी डू इट? ओके, दैट्स ओके, या दिस इज विजिबल नाउ। ठीक है, बच्चों के लिए थोड़ा सा भाई जितना मेरी टीम वाले हैं, थोड़ा सा इसको डाउन रखना अगली बार से, है ना। चलिए, देयर इज अ बैंकिंग सिस्टम व्हिच मेक्स बैंकिंग कन्वीनियंट, एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम है जो बैंकिंग को इजी बनाता है। ठीक है, by changing the status of a customer from customer of a branch to customer of a bank, facilitating speedy and effective banking all the time। ये बहुत सॉलिड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मजे आया मेरे को। In this system, by opening a bank account in one branch, one can operate the same account in all branches। मैंने एक ब्रांच में खोला है, मैं किसी ब्रांच में जाके उसको ऑपरेट कर सकता हूं। ये बैंक का कौन सा फंक्शन है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, आरटीजीएस है, नेफ्ट है या कोर बैंकिंग है? तो भाई इसको हम कहते हैं बैंक की कोर बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, ये सब तो ट्रांसफर करने के हैं, ऑपरेट करने का जो काम है ना वो कोर बैंकिंग के अंदर आ रहा होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, यू गो बालको। In the new digital marketplace, banks and financial institutions have started providing services over the internet. Okay, great. This type of services provided by the bank on the internet lowers the transaction cost, add up the value of relationship and empower customer। ठीक है, मतलब इंटरनेट बैंकिंग। नेम द सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, क्रेडिट कार्ड या ऑल ऑफ द अबव। ये हमेशा ध्यान रखें, अगर ऑल ऑफ द अबव लिखा है तो वो आपका मेजोरिटी में आंसर हो सकता है। आप देखो यहाँ पर है ना, ये आपको चेंज कर दिया गया है सवाल, हमने यहाँ पर चेंज क्या कर दिया गया है, वो ये है, आपसे पूछा इंटरनेट बैंकिंग और यहां बोला नेम द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। समझ रहे हो खेल को?
अगर आपको बोलते नेम द इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक, तो आप इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर लिख देते। हमने ये पूछा नेम द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक, तो सर्विसेज में ये सारी कहानी अगर मैं नहीं भी लिखूंगा तो भी नेम द सर्विसेज में ऑल ऑफ द अबव ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्वेश्चंस अच्छे हैं, ध्यान से देखा करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है यू। Nowadays क्या हो गया? Do we have a cut again? No, it's visible. Okay, it's quite visible. Nowadays we have such a digital payment system under which the user नहीं मानेंगे नहीं। Okay, wait it guys, किधर गया? इधर ही है ना? हाँ, बोल्ड कर दीजिए इसको, लीजिए, ठीक है जी। ओके, थोड़ा सा नीचे भी कर दो जब यहां तक आई गए तो, ठीक है, करेक्ट राइट। Nowadays, we have such a digital payment system under which the user can do financial transaction by pressing his Aadhaar number and fingerprint. Okay, Aadhaar card की facility. Okay, और iris. The user can do this facility only when his or her bank account is linked with Aadhaar card. अच्छा, because of biometric authentication. It is the safest digital payment. Identify करो इसको, ये कहाँ लिखा हुआ है? ठीक है, तो बहुत आसान लिखा हुआ, आपको आधार लिखा हुआ है तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, ये अभी जनरेट हो रहा है, धीरे धीरे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्या करते हो यार, सब ऊपर लिखा दो, इन्होंने मरवा दिया आज मेरे को। एक सेकंड पर, क्वेश्चन नंबर 21, लेट्स मेक इट अ बिट डाउन। टीम वालों, तुम्हें मना किया था इतना ऊपर नहीं लिखना है किसी को, ठीक है, रेस्ट वी कैन टेक। चलिए, creation of utility or delivering value requires a business to interact with the numbers of other business firms which may be suppliers or vendor of diverse input, ठीक है, or else they may be a part of the channel through which the firm distributes its product to the customer. Identify the consequence of e-business in the above statement. बहुत easy है, बहुत इजी है, क्लियर कट लिखा है। तो करेक्ट आंसर इज B2B, बिजनेस टू बिजनेस। ये देखो, ये लिखा हुआ कि बिजनेस जो है ना वो दूसरे बिजनेस से भी कनेक्ट कर सकता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ई बिजनेस इन विच ट्रांजेक्शन हैव बिजनेस फर्म्स एट वन एंड एंड इट्स कस्टमर एट द अदर एंड। एक एंड पे बिजनेस फर्म खुद है, दूसरे एंड पे कस्टमर है। तो ये जो है ना, ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है? बहुत आसान है, एक एंड पे बिजनेस है, एक एंड पे कस्टमर है। द करेक्ट आंसर इज B2C, बिजनेस टू कस्टमर इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अप्रोक्सीमेटली 23। ओके, और छोटा कर दो, है ना, खत्म ही कर दो इसको। एक मिनट रुको, खत्म ही कर दिया आज तो इन्होंने मेरे को पता है देर हो रही थी कहीं जाने को, पर इन्होंने सत्यानाशी कर दी है मेरी। किस किस की नौकरी आज जाने वाली है, आई नीड टू नो। ओके, एक मिनट गाइस। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। It is largely due to the use of a very important constituent of e-business that today it has become possible for the firms to go on for flexible manufacturing. ठीक है, the use of computer network make it possible for the marketing department to interact, here आपका आंसर, constantly with the production department and get the customized product as per द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर। मतलब कस्टमाइजेशन पॉसिबल है, मार्केटिंग वाला कनेक्ट कर सकता है प्रोडक्शन वाले से। ये कौन सी कहानी है? तो भाई सिंपल सी बात है, ये इन चारों में से कुछ भी नहीं है, ये आप इन बिटवीन फॉर्म कर रहे हो, तो ये इन तीनों में से कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सक्सेस ऑफ एन इंडिया सेक्टर प्रोवाइडिंग सर्विसेज outside the organization companies given rise to yet another sector, ठीक है। The success achieved by many overseas give services outside the organization to India has encouraged many of the companies to start outsourcing लिखा हुआ है पूरा, high end knowledge work as well. To satisfy the need of overseas company, this new sector is expected to employ a large number of high and knowledge profession। इसको क्या कहते हैं भाई, नाम क्लियर कट है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसकी डिटेल्स आपके अंदर नहीं है कोर्स में, बस हेडिंग है, तो वो आपको यहाँ पर बता दी गई है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई बिजनेस में क्या क्या आता है? ई बिजनेस इंक्लूड ई कॉमर्स, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या ऑल ऑफ दी अबव। तो भाई ई बिजनेस के अंदर तो सब कुछ ही आता है, ई कॉमर्स भी आता है, प्रोडक्शन भी आता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एंड एवरी सिंगल थिंग कम्स ओवर हियर।
तो बालको अप्रोक्सीमेटली वी हैड कवर आवर 25 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट 50% काम हमारा हो गया है। इन ऑर्डर टू डू सो वी हैड जस्ट 20 मिनट्स, वी हैव जस्ट 20 मिनट्स। ठीक है, मुझे नहीं लगता इससे जल्दी शायद आपको कोई एमसीक्यू करा सकता है। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है कि आपके पास समय कम है, तो व्हाई डू वी टेक मोर टाइम, लेट्स कवर इट एज फास्ट एज पॉसिबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, अ फर्म एंड इट्स इमेज stand to gain maximum profit in the long run। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं रीड कर रहा हूं, a firm and its image stand to gain maximum profit in the long run when it has its highest goal as service to society। लंबे समय में आप पैसा बना सकते हो अगर आप सर्विस टू सोसाइटी कर रहे हो। when increasing number of members of society including workers, consumers, shareholder, government official feel that business enterprise is not serving its best interest, they will tend to withdraw their cooperation to the enterprise concerned। कौन सा आर्ग्यूमेंट है जो यहां पर बता रहा है, देख के बताना भैया, सोच समझ के बताना। ओके, सो क्लियर कट आंसर जो है आपका लॉन्ग रन इंटरेस्ट को ऊपर दे रहा है ये, कि भाई अगर एक तो तरफ ये कह रहा है कि भाई सर्विस सोसाइटी कर लो प्रॉफिट होगा, दूसरी तरफ कह रहा है भैया अगर सोसाइटी के बारे में सोचते रहोगे तो धंधा पानी कब करोगे, हम घर चले जाते पैसा बनाने वाले। तो ये आर्ग्यूमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट की तरफ बता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. Raman is running a business unit. He knows that supply of right quality and quantity of goods and services to the society at the reasonable price constitutes a very important responsibility of an enterprise। ठीक है, he is implementing the same in his business, as a result he is gaining handsome profit। Identify the group of society towards which Raman is fulfilling his social responsibility। ठीक है भाई, वो कम पब्लिक को ही दे रहा है ना, ओनर्स, एम्प्लॉइज, कंज्यूमर, गवर्नमेंट। द करेक्ट आंसर इज कंज्यूमर की तरफ उसकी ज्यादा देख रेख है, वो कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहा है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, इतना बड़ा टेक्स्ट दे देते ना तो सब में आ रहा है, which of the following is not a social responsibility of a business towards investor। इनमें से कौन सा इन्वेस्टर की तरफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ कैपिटल, इफ यू कांट वॉच इट, इधर ये कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है। टू इंश्योर प्रॉपर डिविडेंड, टू गिव अप्रोप्रिएट सैलरी, टू इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। ठीक है, टूवर्ड्स नॉट अ सोशल। ठीक है, तो नॉट अ सोशल में तो क्लियर कट आ गया है ये सैलरी। तो सैलरी तो वो इन्वेस्टर को नहीं देता है, सैलरी तो क्या कहते हैं वो खुद को ही एम्प्लॉइज को देता है, इन्वेस्टर को तो प्रॉफिट बनाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर। कंज्यूमर की तरफ कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? टू मेक गुड अवेलेबल, टू मेक अवेलेबल गुड क्वालिटी एट अ चीप रेट, टू ब्रिंग रियलिटी ये तो ज्यादा नुकसान हो गया, रियलिटी इन एडवर्टीजमेंट, है ना, ये तो नहीं होगा भाई। टू गिव देम अ शेयर ऑफ प्रॉफिट टू अवॉइड अडल्ट्रेशन, ऑब्वियस सी बात है यार, कंज्यूमर जो है ना वो प्रॉफिट में अपना हिस्सा नहीं मांगते हैं, देता ही नहीं है कोई, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट देना ये नहीं होगा कंज्यूमर की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मेक्स मींस मेकिंग द एनवायरमेंट फ्री फ्रॉम। ठीक है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ऑब्वियस सी बात है एनवायरमेंट पोल्यूशन है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। एयर भी है, वाटर भी है, नॉइस भी है, और लैंड होता तो लैंड भी इसके अंदर काउंट कर लिया जाता। समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल, अब मैं नंबर भूल गया हूं कौन सा है। ठीक है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऊपर लिखा हुआ है, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, मतलब आना ही चाहिए आपको, बेसिक है ये, जुलाई 1948 के अंदर आईएफसीआई का गठन हुआ था, जो फाइनेंस को लेकर सारा का सारा जुगाड़ कर रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज ओन्ड बाय। ये जितने मैं सवाल पूछ रहा हूं ना ये वो हैं जो जनरल बिजनेस स्टडीज के अंदर भी आ रहे होते हैं, ठीक है ना। चलो, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज ओन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो भाई नाम लिखा हुआ है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, तो स्टेट का है तो हर स्टेट की अलग अलग सरकार जो है वो इसको ओन करेगी और बताएगी कि भैया हमारे स्टेट में कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यू को फंड रेज थ्रू लोन्स और बोरिंग आर, फंड पे आ गए हम, ठीक है ना, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस पे आ गए। जो फंड हमने लोन और बोरिंग से लिया है वो कैसा है? बोरोड ओनर्स इक्विटी या शेयर?
कौन सा है? तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जो हमने लोन पे लिया है, बोरोइंग पे लिया है, दे आर नोन एज द बोरोड फंड। क्लियर हो गया? लेट्स चेक इट आउट कौन कितने क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। ठीक है, हम आ चुके हैं 68 का आधा कितना हो गया, 20 20 नहीं, हाँ 70 का आधा 35 34 34 33 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है जी, अब मैं कहाँ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या कहा जा रहा होता है? ओनर्स ऑफ द कंपनी, पार्टनर्स ऑफ द कंपनी, एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी, गार्जियन ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कहा जा रहा होता है ओनर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के, अरे कहां गया, कंपनी के मालिक कहलाते हैं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल, डिबेंचर रिप्रेजेंट, डिबेंचर क्या रिप्रेजेंट करता है? फिक्स कैपिटल ऑफ द कंपनी, परमानेंट कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, लोन कैपिटल। डिबेंचर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? भाई देखो, डिबेंचर हो, लोन हो, बोरोइंग्स हो, ये सब एक तरीके का बोरोड फंड है, तो दे आर प्राइमरीली इन सब में से, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल यही होगा, इन सब में से जो सबसे बेहतरीन आंसर है वो आपका ये हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल है, यू को एक चीज और, ये सवाल देख लो पर नीचे देख लो, हमारे एडिटर की एक और मेहनत है। ठीक है, आपने अकाउंटेंसी के थ्योरी चैप्टर तो देख लिए थे कि आपको हमने 5 मिनट में दे दी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ साथ में बिजनेस स्टडीज कंप्लीट कोर्स इन 5 मिनट्स वीडियो। ठीक है, मतलब हर चैप्टर को 5 से 10 मिनट के अंदर हमने कवर करा रखा है, उसका वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, हर एक चैप्टर का डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, डू चेक इट आउट। व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल, यहाँ देखता रहा करो यार कभी कभी, है ना, हमारे एडिटर का खुश हो जाएगा वो। ठीक है, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन एंजॉय द स्टेटस ऑफ डैश इफ इट सप्लाई नॉट लेस देन 50% of its production to another industry referred as a parent unit। ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात है। अगर आप देखो क्या होता है, कुछ है ना समझदार कंपनीज होती हैं, वो कहती हैं कि देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फायदा मिल रहा है, तो बड़ी कंपनी क्या करती है, किसी और नाम से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोली, तो वहां से सारा सामान लेती है, तो सस्ती दरों पर उसको मिल जाता है। तो भाई इसके लिए एक कानून बनाया हुआ है कि भाई 50% से ज्यादा अगर आप एक ही कंपनी को अपना माल बेच रहे हो तो ये माना जाएगा कि वो कंपनी आपकी पेरेंट कंपनी है और आप उसकी सब्सिडरी हो। ठीक है, देखिए, a small scale industry can enjoy the status of dash इफ इट सप्लाई, किसका स्टेटस उसको मिल जाएगा? तो भाई सीधी सी बात है, उसको मिल जाएगा ऑक्सिलरी ओ एंसिलरी स्मॉल इंडस्ट्री का स्टेटस। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट सवाल, ईओयू स्टैंड फॉर, भाई ये तो आपको पता होगा, बिजनेस का बेसिक चीज है ईओयूज। चलिए, तो ईओयूज का मतलब होता है एसेंशियल ऑपरेटिंग यूनिट्स, एक्सपोर्ट ऑर्डर यूनिट्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, एसेंशियल ऑर्डर यूनिट्स। तो करेक्ट आंसर है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स कहते हैं हम ईओयूज को। ठीक है जी, शॉर्ट फॉर्म है ये। नेक्स्ट, एनी इंडस्ट्री लोकेटेड इन रूरल एरिया which produces any good, renders any service with or without the use of power is known as, क्या कहते हैं भैया इसको? इसको कहते हैं जनाब विलेज इंडस्ट्री। तो पावर, पावर का मतलब बिजली नहीं होता, पावर का मतलब होता है हाई बिजली। अरे तू कहां हो गया, मतलब जैसे वो होता है ना अपना एक्स्ट्रा इंडस्ट्रियल पावर लिए बिना काम कर रहे हैं, तो उसको हम विलेज इंडस्ट्री कैटेगरी में डाल देते हैं। चलिए अगला सवाल, एक का भैया इधर आ, नेक्स्ट सवाल, एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट एन स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी। मजेदार चीज है, एंटरप्रेन्योरशिप कोई स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी नहीं, अंदर से एकदम से नहीं होता है। इट हैज टू टेक वेरियस स्टेप वन आफ्टर अदर टू अचीव इट। पूरा एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्रोसेस होता है। वन नीड स्पेशल नॉलेज टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर, वी आर डूइंग इट। The special knowledge can be acquired through activity, training, and experience. Identify the feature of entrepreneurship explained above. Okay, we can say सिस्टमैटिक एक्टिविटी ज्यादा है, इनोवेशन हम नहीं कह सकते इस पॉइंट से। ये डिसिप्लिन्ड वे आ गया ना, यहां से हम सिस्टमैटिक एक्टिविटी को यूज कर सकते हैं। जैसे आप जो है ना अभी 11वीं में है, जब आप 12वीं में आओगे यू विल कम टू नो कि बिजनेस कैसे होता है। ठीक है ना, इसमें आप पूरी बिजनेस स्टडीज के अंदर यही पढ़ रहे होंगे, और साथ साथ में हम भी आ रहे होंगे ताबड़तोड़ तरीके से। मजा आएगा, मजा आएगा, वी आर हैव फन। चलिए ओके, तो यहाँ ऊपर आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं वापस इसको नीचे ले आता हूँ। लेट्स मेक इट अ बिट डाउन। हाँ कर ले, नीचे लिया, नीचे लिया, नीचे लिया। ओके, डू वी हैव इट? ओके स्क्रीन, ठीक है, मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है ना, बोल्ड भी कर देते हैं इसको, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है ना इसलिए थोड़ा सा, अच्छा टेक्स्ट बहुत बड़ा लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, टू एनकरेज स्टार्टअप इन द फर्स्ट 4 years
aiming at 2,500 crore every year. Government has made a provision of 10,000 crores. ये आपका जो स्टार्टअप इंडिया पे स्कीम दी गई थी, ठीक है. Not only has this but also 1.25 lakh bank branches were directed to provide financed minimum one entrepreneur. एटलीस्ट एक आदमी को तो आप देंगे ही देंगे. टोटल कम से कम 1.2 लाख यूनिट्स के तो आपको पैसा लोन मिलेगा ही इतने एंटरप्रेन्योर्स को. अंडर स्टार्टअप स्कीम कौन सा फीचर है स्टार्टअप स्कीम का, बस अब मैं नहीं बताऊंगा. गवर्नमेंट फंडिंग है, फाइनेंशियल बेनिफिट है रिलेटेड टू लिमिटेड एरिया, लिमिटेड टू लिमिटेड एरिया. अरे भगवान, ये दोनों सेम कर दिए, कैसे आदमी है ये. तो करेक्ट आंसर है आपका गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है, ये चीज आपकी है. चलिए नेक्स्ट है अरिका. दिख रहा है आपको ऊपर का, नहीं दिख रहा तो मैं इसको नीचे करूं, मैं पढ़ देता हूं एक बार. अरिका ट्रेडर्स इज अ ट्रेडिंग फर्म. अरिका ट्रेडर जो है वो एक ट्रेडिंग फर्म है, ठीक है. is conducting many activities such as grading of product. अब आपको दिख क्या होगा, packing into smaller lots, storage, transportation, promotion of goods, collection of market information, collection of small and scattered orders from trader and distribution of supplies to them. Arika Traders is running business as one of the link of indirect trade. कौन सा लिंक है वो ध्यान से समझ लो. अब तो ग्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, पैकेजिंग है, स्मॉलर लॉट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रमोशन, ठीक है. हम कह सकते हैं भैया ये सारे ही काम कर रहा है, सो इट कुड बी ट्रीटेड एज अ होलसेलर, क्योंकि वो सारे के सारे काम कर रहा है, ठीक है. स्मॉलर लॉट्स के अंदर आगे लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, उसके बाद तो बहुत बड़ा लॉट्स है. मिस लतिका इज रनिंग अ बिजनेस यूनिट नेमली लतिका स्टोर्स in its locality. It purchases a variety of product from market, arrange a proper storage of goods, sell them into smaller quantity, bear business risk, collect market information, extend credit to buyers, and promote the sale of product to display participation in various scheme. कौन सा ये कार्य कर रही है भैया, सीधी सी बात है भैया, ये जो कर रही है रिटेलर का कार्य कर रही है, ये डिस्प्ले करके प्रमोशन करे. होलसेलर प्रमोशन में मदद करता है, पर प्रमोशन जो है वो रिटेलर ही करता है, ठीक है ना. किसी होलसेलर की दुकान में आपको ऐसे तीन तांबड़े नहीं दिखेंगे, क्योंकि उसकी दुकान पे सारे के सारे दुकानदारी आते हैं, ठीक है जी. चलिए नेक्स्ट सवाल. राम शंकर एंड शिव शंकर, अरे क्या बात है प्रभु. रामा शंकर एंड शिव शंकर आर टू ब्रदर्स, बोथ आर वर्किंग इन इटिनेरेंट रिटेलर्स, ठीक है. दे आर द पेटी रिटेलर, छोटे छोटे व्यापारी हैं वो, who have independent shop of a temporary nature in business locality, छोटी सी दुकान है उनकी, ठीक है जी. दे कीप ऑन चेंजिंग ऑफ बिजनेस, वो लगातार अपना बिजनेस बदलते रहते हैं एक लोकेलिटी से अदर लोकेलिटी, डिपेंडिंग अपॉन द पोटेंशियल. भाई कौन से हैं वो, सीधी सी बात छोड़ो, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं. चीप जैक्स के नाम से उनको बोलते हैं. चीप जैक्स वही जो इधर आज ये है कल ये है, दिवाली पे लगा लेंगे अपन ये, उधर लगा लेंगे कुछ और, ठीक है जी. चलो नेक्स्ट. नाउअडेज, नीचे कर दो उसको, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं. नाउअडेज छुप गया है, नाउअडेज छुप गया है, नाउअडेज को नीचे कर दीजिए, ले लीजिए, नाउअडेज को हमने नीचे कर दिया. डिजाइन ओके. नाउअडेज अ स्पेशल टाइप ऑफ लार्ज स्केल रिटेलर्स आर इन वॉच, ठीक है. मैं समझ गया, क्या इतनी लाइन से मैं समझ गया हूं आंसर क्या. अंडर this type of arrangement, a number of shop with a similar appearance are established in localities spread over different parts of the country. These shop run by same organization and have identical merchandising. ये ये तीनों से आंसर आ जाता है. द करेक्ट आंसर इज चेन स्टोर. जैसे लेंसकार्ट के, बाटा के, एप्पल के, इन सब के स्टोर जो होते हैं ना, वो अप्रोक्सीमेटली आपको सेम इंटीरियर दिखेंगे. ऑब्वियसली बात है, एरिया वेरिया अलग होता है, इंटीरियर जो है ना वो आपको सेम सा ही दिख रहा होगा, ठीक है. नेक्स्ट, इंटीरियर ट्रेड का मतलब क्या होता है. ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, ट्रेड विद अ फॉरेनर, ट्रेड विद अ वाह, ट्रेड विद अ फॉरेनर, वाह, ट्रेड एट ग्लोबल लेवल. तो करेक्ट आंसर है ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री को हम इंटरनल ट्रेड की कैटेगरी में डाल रहे होते हैं, ठीक है जी. चलिए अगला सवाल. आफ्टर ओके वी आर एट द लास्ट चैप्टर. कितने हैं उसमें, शायद 5 क्वेश्चन होंगे मेरे हिसाब से. वी आर एट 93 नो, 93 ओके. वी हैव 10 क्वेश्चंस के आसपास हमारे पास, नहीं 10 क्यों, वी हैव 5 क्वेश्चंस राइट. आफ्टर मतलब 40-45 के आसपास हम आ गए हैं. आफ्टर ऑब्टेनिंग द इंपोर्ट लाइसेंस, द परचेज डिपार्टमेंट ऑफ द कोबरा इंपोर्टर्स, और भाई साहब नाम देख रहे हो, कोबरा इंपोर्टर्स इंडिया लिमिटेड, प्लेसेस एन ऑर्डर विद द जापान एक्सपोर्टर, क्या बात है, फॉर सप्लाई ऑफ द स्पेसिफाइड आइटम, ठीक है. इंपोर्ट लाइसेंस ले लिया इन्होंने, ठीक है. इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस हो गया है इनका, आईईसी कोड मतलब. the import order contains information about the price quantity, ठीक है, आ गया उनके पास, ठीक है. इंपोर्ट ट्रांजैक्शन में कौन सा स्टेप अब लगेगा वो बताओ,
अरे क्या बात है यार, ये ले, हो गया, तो सिंपल है। ठीक है जी, तो भाई सिंपल सा आंसर हो गया, बोलो। उनके पास आ गया है ऑर्डर, तो अब ऑर्डर, अरे कहाँ गया, ऑर्डर आ गया है तो ऑर्डर के पास वो क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे उसको, प्लेसिंग द इंटेंट जो है ना वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑर्डर को आने को बोलते हैं प्लेसिंग ऑफ एन इंटेंट। जब ऑर्डर आता है तब वो पूरे डॉक्यूमेंट को हम इंटेंट बोलते हैं। चलिए, बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट वी मीन इनवाइटिंग डैश इन अ कंट्री फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से हमारा मतलब क्या होता है, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कैपिटल, फॉरेन मटेरियल, या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है भैया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब है फॉरेन कैपिटल, मतलब बाहर से लोग हमारी कंपनीज में पैसा डालें या वो उनकी कंपनीज को उठाकर यहाँ पर लाए। लोग नहीं आने चाहिए, लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं, पैसा आ जाए बस बहुत है। विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट ट्रेड। अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, ऑब्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंस, ट्रेड इंक्वायरी, प्लेसिंग एन ऑर्डर, सेंडिंग अ लेटर ऑफ क्रेडिट। अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आपकी सबसे पहला काम होता है आप इंक्वायरी सेंड कीजिए कि सर मुझे क्या कहते हैं ये सामान मंगाना है, कौन कौन हमें दे सकता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। बाय, ए भगवान इनके टीका गए। देखो भैया, अगली पीपीटी में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है, ठुक ठुक के ठाकुर बने रहे हमारे। तो नेक्स्ट में हम यहाँ नंबर भी डलवा देंगे, इसके फॉन्ट को और बड़ा कर देंगे, उसको भी थोड़ा सेट कर देंगे। इन द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर गुड्स इज नोन एज इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंडेंट या परचेज। भाई प्लेसिंग ऑर्डर को हम इंडेंट बोलते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डर प्लेस करने वाला डॉक्यूमेंट होता है उसको इंडेंट बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ इंपोर्ट ट्रेड। में से कौन सा इंपोर्ट ट्रेड का डॉक्यूमेंट नहीं है, एक्सपोर्ट ट्रेड की कैटेगरी में अंदर आ जाएगा। इंडेंट होता है, बिल ऑफ लैंडिंग भी हो जाएगा, इनवॉइस भी हो जाएगा, एक ही चीज हो जाएगी जो नहीं है वो है शिपिंग बिल इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ इंपोर्ट ट्रेड। ठीक है जी, तो बालकों आप सभी को बताना चाहेंगे कि हमने यहां पर साथ में मिलकर 50 क्वेश्चन निपटा लिए। ठीक है, अगर आप यहां तक आए हो तो यकीन मानो आप जीतने वाले हो। दूसरी चीज, इस पीपीटी में 2-3 छोटी छोटी सी मिस्टेक थी जो हमें दिख गई हैं, प्रोबेबली नेक्स्ट पीपीटी पे हम डंडे मार के उनको सुधरवा देंगे। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं मैं अवेलेबल नहीं हूं, ठीक है, इसलिए ये वीडियो मैं शूट करके जा रहा हूं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली 5 तारीख अगर मैं वापस आ पाया तो, नहीं तो 6 तारीख को आपको हम दे देंगे फॉर अकाउंटेंट्स। किसका, बिजनेस का हो गया ना, लेट्स गो विथ माइक्रो और स्टैट्स और अकाउंटेंसी। ठीक है, वो हम डिसाइड करके आपको दे देंगे, किसी भी एक का बता दूंगा मैं आपको। ठीक है जी, तीनों में से कोई एक आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। मोस्ट प्रोबेबली ये ध्यान रखना, ये जो वीडियो आता है ये आपका 50 एमसीक्यू वाला, ये शाम को 7 बजे ही आता है। और इस वीडियो में अगर अंत तक आए हो तो अगली सभी वीडियो में अंत तक आना जरूरी है। साथ में मिलकर पढ़ेंगे, 11वीं नहीं 12वीं में साथ में मिलकर डेवलप करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन को। वी हैव अ ग्रेट प्लान विद ऑल ऑफ यू। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, टिल देन कीप ऑन वाचिंग।